हाय। तो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से पहले क्या कोई टेस्टिंग ज़रूरी है, और अगर है तो क्या क्या टेस्टिंग होनी चाहिए? टेस्टिंग जो है उनमें क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्यों होने चाहिए और कितने होने चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी, जैसा मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, कई प्रकार की होती है, छोटी, बीच की और बड़ी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और ओपन स्पाइन सर्जरी। उसमें भी डिपेंड करता है कि कितने लेवल पे काम किया जा रहा है। तो अगर सर्जरी छोटी होगी तो टेस्ट कम चाहिए होते हैं, अगर सर्जरी बीच की होगी तो थोड़े टेस्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं, और अगर सर्जरी बड़ी होती है तो टेस्ट और प्रिपरेशन ज़्यादा चाहिए होती है। एक बात और है कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आपको कितनी बीमारियां सर्जरी से पहले हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है ही नहीं तो डॉक्टर को शायद फर्क ना पड़े, बट अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर को टैक शुगर कंट्रोल चाहिए या फिर परफेक्ट शुगर कंट्रोल चाहिए, ये जानने के लिए कि सर्जरी के दौरान या बाद में आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात, अगर आपको हार्ट का कोई दिक्कत है तो डॉक्टर ये चाहेंगे आपके स्पाइन सर्जन कि एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से बात की जाए, कार्डियोलॉजिस्ट आपको चेक करके क्लियरेंस दे स्पाइन सर्जरी का, और अगर ज़रूरत है तो वो इको करा के देखें, या अगर उनको स्ट्रेस इको की ज़रूरत है तो वो करा के देखें। डिपेंड करता है कितनी बड़ी सर्जरी है। अगर आप कोई ब्लड थिनर या खून पतला करने की दवाई खाते हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट की देख रेख में आप उस दवाई को कुछ टेम्परेली बंद कर सकते हैं, जब आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको अलाउ करें तब भी, और आपके स्पाइन की देख रेख में, और सर्जरी उस टाइम में की जाती है जिस टाइम पे वो दवाई बंद होती है, जैसे कि सर्जिकल ब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा टेस्ट की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो देखिए, जब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हम लोग करते हैं तो बहुत बेसिक टेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लीडिंग होती नहीं। 90% पेशेंट्स में एनेस्थीसिया नहीं होता। रेयर केसेस में हमें कोई स्टिच लगाना पड़ता है। तो बहुत छोटी और सर्जरी है तो बहुत मिनिमम टेस्ट चाहिए होते हैं, थोड़े से ब्लड टेस्ट, एक ईसीजी और एक चेस्ट एक्सरे में जनरली पेशेंट्स का कराता हूँ। अनलेस एंड अनटिल पेशेंट बहुत ओल्ड है या उसको डायबिटीज़ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत बेसिक टेस्ट करा के सर्जरी कर सकते हैं। एक और बात है कि जिन पेशेंट्स में ये बताया जा रहा है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको बेहोशी नहीं दे सकते, या उनको ज़्यादा खतरा है, या उनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिनको सर्जरी रिस्की है, ऐसे केसेस में एंडोस्कोपी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एंडोस्कोपी बिना बेहोशी के कर सकते हैं। तो बेहोशी का जो खतरे हैं उनको मिटिगेट या फिर उनको खत्म कर देती है एक तरह से लोकल एंडोस्कोपी, जो बिना बेहोशी के की जाती है। तो एक बातें तो ये हो गई। इसके बाद आती है इससे बड़ी माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम लोगों को स्क्रू पेज की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। और ऐसी सर्जरी जब हम करते हैं तो जिसमें हम टीलिफ या फ्यूजन सर्जरी कर रहे हैं, उस केसेस में हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया झेल सकता है कि नहीं। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे होते हैं, ईसीजी होता है, इको और स्ट्रेस इकोज भी किए जाते हैं, जिसमें हार्ट को देखा जाता है, कार्डियक बंदा सर्टिफाई करता है कि सब ठीक है कि नहीं। फिजिशियंस देख सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई अस्थमा या एलर्जी है तो उसके लिए जो अस्थमा के डॉक्टर्स होते हैं, जो पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के पार्ट होते हैं, इन सब बातों को देखा जाता है। अगर किसी का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो हो सकता है डायबिटोलॉजिस्ट या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पहले दिखाया जाए, उनसे कुछ दिन बात करके पहले शुगर कंट्रोल की जाए। और शुगर कंट्रोल का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए कि 3 महीने वाला शुगर, जैसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो कंट्रोल में होना, ना कि सुबह का रैंडम शुगर आपने देखा या फास्टिंग या पीपी देखा। 3 महीने का शुगर आपका कंट्रोल है तो इसको अच्छा कंट्रोल आजकल की दृष्टि में माना जाता है। अब बात है कि इन टेस्ट के अलावा और कुछ क्या चाहिए होता है। ये बेसिक टेस्टिंग है, हार्ट की टेस्टिंग, लंग की टेस्टिंग, किडनी की टेस्टिंग, जो कि ब्लड्स में हो जाती है, ईसीजी, और ये देख लेना सब ठीक है कि नहीं। पर कुछ स्पेशल टेस्ट हर अलग अलग पेशेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है तो पीएफटी टेस्ट कराए जाते हैं, जिसको कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या फिर छाती की कैपेसिटी कि वो ठीक है कि नहीं। अगर किसी पेशेंट को बहुत दिन से वो बेड रिडन है तो ये चेक किया जाता है कि कहीं पेशेंट को कोई डीप वेनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है, डीवीटी, तो उसके लिए डॉपलर स्टडीज की जा सकती है। अगर किसी पेशेंट को बहुत दिन डायबिटीज की वजह से ऐसा लग रहा है कि नर्व एक्स्ट्रा डैमेज हो गई है
और कंप्रेशन भी है और डैमेज डायबिटीज़ की वजह से है, तो ये चेक करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए कि पेशेंट को जो दिक्कत आ रही है वो नर्व कंप्रेशन से है या फिर नर्व डैमेज से, डायबिटीज़ की वजह से नर्व कंडीशन टेस्ट किए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके साथ कोई और स्पेशल चीज़ एसोसिएटेड तो नहीं है, इसके हिसाब से टेस्ट को घटाया बढ़ाया जाता है। बट मोटा मोटा रूल मैंने आपको बताया, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और हार्ट की जांच, जो कि सारे पेशेंट्स में मैंडेटरी नहीं होती। अगर आप यंग हो, फिट हो और आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छी है तो कभी कभी हार्ट की जांच डॉक्टर्स नहीं कराते, स्पेशली छोटी सर्जरीज में तो बिल्कुल नहीं कराते। तो ये इससे मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि कितने टेस्ट होते हैं। और जनरली अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो जो बेसिक टेस्ट हैं उसको कुछ घंटों में ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि कुछ पेशेंट में टेस्ट करना और पेशेंट ऑप्टिमाइज करना 2-3 दिन से लेके 2-4 हफ्ते तक का काम हो सकता है। तो जैसे कि आपकी शुगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको जो शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए टाइम लगे कंट्रोल करने में। जो अगर आपका बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो कुछ दिन आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट दवाइयाँ दें जिससे धीरे धीरे बीपी कंट्रोल हो, उसके बाद सर्जरी के लिए लिया जाए। अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ दिन आपको पल्मोनरी मेडिसिन वाले दवाई दें, कुछ एंटीबायोटिक्स दें जिससे कि चेस्ट अच्छा हो जाए, तो सर्जरी आप बेटर तरह से गो थ्रू कर पाएँ, या हिंदी में कह सकते हैं सर्जरी को बेटर तरह से झेल पाएँ। सर्जरी को शरीर पे एक तरह से लोड पड़ता है, वो लोड आप बेटर तरह से उसको टॉलरेट कर पाएँ, इसलिए ज़रूरी है प्रॉपर डिटेल जांच होना, डॉक्टरों का उस जांच को अच्छी तरह समझना और फिर सर्जरी को प्लान करना। जैसे कि सपोज किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो क्यों कम है ये जांच होनी चाहिए। हालांकि अगर अर्जेंट सर्जरी है तो टेम्परेरीली हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है ब्लड, बाहर से ब्लड देके, बट हीमोग्लोबिन कम है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी की प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स कम क्यों है इसकी जांच होनी चाहिए। टेम्परेरीली आप प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हो पेशेंट को आरडीपीसी या फिर एसडीपीसी देके, बट असलियत में इम्पॉर्टेंट है पता लगना और उसका सही इलाज हो पाना। तो ये सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको कुछ सही जानकारी मिल पाती है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो जिसके काम का लगता है उससे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।